कर दिया हुआ है। अब दोबारा स्लाइड से शुरू करूं? जी मैम, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था ना। अच्छा, मेरी मैंने आवाज। मैम आपको इधर मैसेजेस भी किए हैं, दो तीन तीन चार मैसेजेस मैंने किए कि मैम अच्छा अच्छा, ये बटन क्लिक कर दें ताकि आप लाइव आ जाए। सॉरी। कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स ने भी नहीं बताया कि आपकी आवाज नहीं आ स्टूडेंट रही? भी बोल रहे थे इसी में, स्टूडेंट तो सिर्फ वेलकम आ रहा था ना, वो अच्छा, स्टार्ट ही नहीं हुआ। चले ठीक है। जी बेटा, हाँ, वो जो है स्टार्ट नहीं हुआ था प्रोग्राम, तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो तब से पढ़ा रही थी। आप लोगों को जो है, मुझे तो एक भी मैसेज नहीं आया मैम को कहें कि आपके मैसेज तो है मुझे वेलकम के, तो एक दो स्टूडेंट्स के आए, बट आप लोगों ने मुझे जो है वो ये तो मैसेज नहीं किया कि मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी या स्लाइड्स नहीं आ रही कुछ भी। तो अब इजी हो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। हमने इमरजेंसी जो कल हमारा जो लेक्चर था, मैं दोबारा कर रही हूँ। मैं तो 4-5 स्लाइड्स पढ़ा चुकी थी इस वक्त तक। तो मैं वापस आई हूँ। हम इमरजेंसी एडमिशन तक थे। तो इमरजेंसी एडमिशन तक जो है हमने क्या पढ़ा था? हमने इमरजेंसी एडमिशन में जो है टेम्परेचर ट्रे सबसे पहले पढ़ा था इमरजेंसी एडमिशन में। बेटा अब स्टार्ट हुई है ना मेरी आवाज? ठीक है, ओके। जी, इमरजेंसी जब हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे पहले तो हम उसको इमरजेंसी बेड प्रोवाइड करते हैं। इमरजेंसी बेड जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। मैंने बताया कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो भी हमारे पास होता है, उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ब्लॉक बने होते हैं। हर ब्लॉक में 4-4, 6-6, 8-8 अकॉर्डिंग टू जो है लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल के कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अकॉर्डिंगली जो है इमरजेंसी में डिफरेंट जो है ब्लॉक एक इमरजेंसी में बना दिए जाते हैं। उसमें बताया जाता है कि ये इमरजेंसी ब्लॉक है और ये जो है कार्डियक ब्लॉक है, ये मेडिकल ब्लॉक है। तो एक्स्ट्रा तो मुख्तलिफ जो है इमरजेंसी रिसीव करने के लिए मुख्तलिफ बेड जो 6-6, 4-4, 8-8 जो है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल जो है वो सेट किए होते हैं। जैसे ही हमारा पेशेंट जिस भी इमरजेंसी के साथ आएगा, अगर वो कार्डियक इमरजेंसी के साथ आएगा तो कार्डियक टीम उसको रिसीव कर लेगी। अगर वो सर्जिकल इमरजेंसी के साथ आएगा, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट या ब्लीडिंग के साथ या फ्रैक्चर के साथ, तो उसकी भी दो टाइप से, एक सर्जिकल और दूसरा ऑर्थोपेडिक टाइप। तो अगर उसका फ्रैक्चर के साथ कोई रिलेशन है तो ऑर्थोपेडिक टीम उसको रिसीव करेगी। अगर सर्जरी के साथ है तो सर्जिकल टीम उसको रिसीव कर लेगी। और इसी तरह मेडिसिन का है तो मेडिकल टीम उसको रिसीव कर लेगी। तो वो तो होगी ना बेड की बात। उसके साथ ही जैसे ही रिसीव करते हैं तो हमारा पेशेंट इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में एक पूरी टीम जो है वो एक्टिव हो जाती है। टेम्परेचर ट्रे और ब्लड प्रेशर, वाइटल साइंस के लिए एक जो है वो स्टूडेंट नर्स या स्टाफ नर्स जो भी वहाँ जो है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी, वो फौरन अपने वाइटल साइंस लेगी। दूसरी तरफ रिसेसिटेशन के लिए टीम होगी डॉक्टर्स और नर्सिस की। वो फौरन रिसेसिटेशन स्टार्ट कर लेंगे। अब रिसेसिटेशन के लिए मैंने बताया था कि रिसेसिटेशन टीम जो है वो, इसमें दो चीजें होती हैं। एक कार्डियक कंप्रेशन करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना कि कार्डियक कंप्रेशन के लिए 3 टाइम जो है कार्डियक को कंप्रेशन देते हैं, ठीक है। अब वो कार्डियक कंप्रेशन इसलिए देते हैं कि हार्ट जो उसका ब्लॉक हुआ है, वो हार्ट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए, रीएक्टिवेट करने के लिए हम कार्डियक कंप्रेशन देते हैं। और साथ में रिसेसिटेशन करते हैं, एम्पो बैग के साथ उसको 3 टाइम जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। ये 1 बाय 1। जब ऑक्सीजन देते हैं तो कार्डियक कंप्रेशन रोक देते हैं। जब ऑक्सीजन बंद करते हैं तो 3 टाइम कार्डियक कंप्रेशन देते हैं। ये दो दो लोग मौजूद होते हैं जो इस तरह से कर रहे होते हैं। बल्कि ये पूरी टीम होती है, उन्होंने जो कार्डियक कंप्रेशन दे रहा होता है वो एक्सचेंज होता है बारी बारी ना। और इसी तरह जो रिसेसिटेट कर रहे होते हैं वो भी एक्सचेंज होते हैं बारी बारी, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। और इसके साथ इमरजेंसी ट्रे मौजूद होती है। जैसे ही हमारा पेशेंट जो है उसको कार्डियक कंप्रेशन दिया जा रहा है या रिसेसिटेट किया जा रहा है,
तो साथ उसके इमरजेंसी ट्रे में इमरजेंसी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एट्रोपिन, एड्रेनालिन, सोलोकार्टिफ, डेकाट्रॉन जो है, ये सारी चीज़ें, सोडा बाइकार्ब, ये सारे इंजेक्शन जो है इमरजेंसी में है। इनमें से कुछ इंजेक्शन जो है वो कार्डियक एक्टिविटी के लिए लगाते हैं, कार्डियक जो है एक्टिविटी को वापस लाने के लिए, ठीक है। और कुछ जो है पेशेंट को, जैसे सोडा बाइकार्ब है, कुछ चीजें उसकी कम हो जाती हैं, वो उन चीजों की कमी को पूरा करने के लिए। और ये चीज जो इंजेक्शन लगाने की टीम है वो भी एक्सपर्ट टीम, या तो डॉक्टर या नर्स, ये जो है आईवी भी लग रहे होते हैं और हार्ट में डायरेक्ट भी इंजेक्शन जो है चेस्ट पे, जैसे हमारे जो है 5th और 4th 5th 6th वर्टी जो है रिब्स जो है उसके अंडर जो लेफ्ट साइड पे हार्ट है, उस पे जाके हार्ट पे डायरेक्ट इंजेक्शन लगाना होता है। ये एक्सपर्ट डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स जो है वो लगा रहे होते हैं। अब रिसेसिटेशन का हो गया, इमरजेंसी में हम पेशेंट को कैसे वेलकम कर रहे हैं। फिर ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन ऑपरेटर्स। इसके साथ ही पेशेंट रिसीव इनटू ऑलरेडी prepared bed. Type of bed may depend on the condition of patient, that cardiac bed and respiratory distress. हमारे पास जैसे ही पेशेंट आता है उसी टाइप के बेड पे हम उसको रिसीव करते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा हमारे पास। अगर वो इमरजेंसी में कार्डियक बेड की ज़रूरत है तो कार्डियक साइड पे लेके जाएंगे, अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी के बेड पे लेके जाएंगे। और ये याद रहे कि हर साइड पे इमरजेंसी में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जितनी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई। अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट में पेशेंट लेके जाते हो, सर्जिकल डिपार्टमेंट में लेके जाते हो, कार्डियक डिपार्टमेंट में लेके जाते हो, तो इमरजेंसी की ये सारी चीज़ें हर डिपार्टमेंट में मौजूद होंगी। ये डिपार्टमेंट कौन सा है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो है डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट के ब्लॉक बनाए होते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जी, एडमिशन ऑफ पेशेंट जो है कंटिन्यूसली चल रहा है। ट्रे फॉर वेनी पंक्चर्स। अब वेनी पंक्चर्स क्या है? ये इसकी भी ट्रे हम तैयार करके रखते हैं। किडनी ट्रे होती है हमारे पास, और किडनी ट्रे में वेनी पंक्चर का पहले बता दें कि ये है क्या। जैसे हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट आता है लॉस ऑफ ब्लड की वजह से, या जो है जैसे ब्लड लॉस होगा या कोई डिजीज पेशेंट को होगी तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, कार्डियक डिजीज होगी, किडनी डिजीज होगी, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा। पेशेंट अनकॉन्शियस उसी वक्त होगा जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं जारी होगी और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो लेवल नॉर्मल नहीं होगा या नहीं जा रहा है, तो हमारा पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हुआ। और पेशेंट जो है जो इस तरह का इमरजेंसी में पेशेंट हमारे पास आता है उसका कलर भी चेंज होता है और उसकी वेन्स कोलैप्स हो जाती हैं, सारी वेन्स कोलैप्स हो जाती हैं। हमें इमरजेंसी में उस पेशेंट को फ्लूइड देना है, हमें इमरजेंसी में उस पेशेंट को ब्लड देना है, तो उसकी तो वेन ही कोलैप्स हुई पड़ी है, तो ब्रेनला नहीं लग रहा। जब ब्रेनला नहीं लग रहा तो हम वेन को पंक्चर करते हैं, इसलिए वेनी पंक्चर इसका नेम रखा है। ये एक स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर है। स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर के साथ जितने भी जो है इमरजेंसी के अंडर डिपार्टमेंट होंगे वहाँ ये इमरजेंसी ट्रे की तरह ये भी ट्रे जो है प्रिपेयर्ड करके रखी होती है, जिसमें एक तो सर्जिकल ब्लेड होता है, एक ब्रेनला होता है, एक बैंडेजेस का सामान होता है और स्टिकिंग ट्रे होती है, एंटीसेप्टिक लोशन होता है जैसे स्पिरिट या पायोडीन टाइप्स चीज़। तो हम उसको जो है फौरन से उस एरिया को जहाँ से हमने वेन को पंक्चर करना है, ये मोस्टली जो है नेक से ली जाती है और जो है जुगलर वेन से, ठीक है। आपने अनाटमी में पढ़ा होगा, जुगलर वेन जो है वो सबसे बड़ी होती है, या तो वहाँ से वहाँ ब्रेनला लगाते हैं हम, और या फिर हम जो है वेनी पंक्चर करते हैं टिबियल साइड से वेन को पंक्चर करके, तो वहाँ पे ब्रेनला लगाते हैं। ब्रेनला लगाने के बाद उसको फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद उसको हम फिक्स किसके साथ करते हैं? स्टिकिंग टेप के साथ, और उसके ऊपर फिर हम बैंडेजेस कर देते हैं। फिर उसमें सारे फ्लूइड जो है वो 3 वे कैनुला वहाँ लगाते हैं, क्योंकि हमें
3 टाइप के फ्लूइड लगाने होंगे। एक तो हमने नॉर्मल सेलाइन मस्ट लगानी है, दूसरा हमें हार्टमैन सॉल्यूशन या फिर जो है सिंपल वाटर ड्रिप लगानी होगी, फिर एक जो हमें इमरजेंसी में उसको ब्लड भी लगाना पड़ेगा, और इंजेक्शन तो हमने लगाने हैं। इसलिए 3 वे कैनुला जो है वो मस्ट वहाँ वेनी पंक्चर करके, या नॉर्मल अगर वेन मिल भी जाती है, एक्सपर्ट नर्सिस वहाँ मौजूद होती हैं, तो वहाँ पे 3 वे कैनुला जो है वो सेट कर दिया जाता है। फिर सक्शन मशीन, इमरजेंसी में हमारे पास जब पेशेंट आता है तो सक्शन मशीन होना बहुत ज़रूरी होती है। हम नॉर्मली सक्शन लेते हैं तो हम उसको अंदर ले जाते हैं, इनहेल कर लेते हैं। अब यहाँ आप लोग पूछ रहे हो टेस्ट कितने मार्क्स का होगा। अब टेस्ट मैंने बनाया, मुझे भी नहीं पता कितने मार्क्स का होगा, आज ही होगा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट की टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दी है, मैंने आपको टेस्ट का स्केड्यूल भी सेंड कर दिया था, हीरा जफर, ठीक है। लेकिन टेस्ट का टाइम आप फॉलो कर लेना। मार्क्स आई थिंक के मुझे याद नहीं है कितने मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स का तो होगा, ठीक है। अब जो है सक्शन मशीन की बात होगी। ब्लड प्रेशर अपरेटस मैंने पहले बता दिया था, वो वाइटल साइंस के लिए ये चीज़ें भी हमारे पास प्रिपेयर होंगी। बेड टू सूट पेशेंट कंडीशन, बेड जो पेशेंट की कंडीशन के लिए सूट करता है हमें वो प्रोवाइड करना होगा। जी, वेलकम पेशेंट relative to ward unit and introduce yourself and any other nurse प्रेजेंट टू दी पेशेंट। अब जितनी भी हमारी नर्सिस की टीम है उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पेशेंट को, और पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को, और उनको जो है बेड देना है पेशेंट को, और पेशेंट के रिलेटिव को बैठने के लिए हमने चेयर या बेंच वगैरह देना है। Collect the necessary documents, admission papers and other information from the accompanying nurse। जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने कलेक्ट करने, जिस तरह मैंने बताया था कि उसका जो है पेपर, उसकी फाइल्स हमने तैयार करनी। उसकी फाइल तैयार करने के लिए कल मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे, उसी से मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स मोस्टली वही होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट 1-2 पेजेस जो है वो चेंज होंगे। एडमिशन फॉर्म भी वही होगा, और आईवी जो है लाइन के लिए पेज भी वो होगा, मेडिसिन का पेज भी होगा, एक नर्सिस रिकॉर्ड का होगा और एक डॉक्टर रिकॉर्ड का होगा। एक नर्सिंग की मेडिसिन का होगा, एक डॉक्टर की मेडिसिन का होगा। डॉक्टर की मेडिसिन के पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशंस, और नर्सिस की जो शीट होगी उस पर नर्सिस जो है वो अपनी शीट पे मेडिसिन वो लिख के उस मेडिसिन को टिक करेंगे और अपनी साइन करेंगी और डेट टाइम डालेंगी कि ये है, ठीक है। इसी तरह से अगर पेशेंट को हमारा कार्डियक का है तो कार्डियक मशीन उसको लगी होगी, उसके जो है उसके लिए हम उसकी जो मेजरमेंट कर रहे हैं, कार्डियक पर मिनट कितनी उसकी बीट्स है या उसकी पल्स पर मिनट कितनी है, तो वो उसका पेपर होगा अकॉर्डिंग टू जो है नीड ऑफ द पेशेंट, वो हमने पेज उसमें लगा देने हैं। बाकी काफ़ी सारी जो है इंफॉर्मेशन मैंने इसकी आपको दे दी थी कि कौन कौन से पेजेस जो है वो हमने यूज़ करने हैं और फाइल बनानी पेशेंट की। आइडेंटिफाई एंड कंफर्म पेशेंट बाय नेम एंड पर्टिकुलर्स। पेशेंट जो है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। हमने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? नंबर 1 तो बेड नंबर से, नंबर 2 जो फाइल, एक तो पेशेंट को लेबल कर देना कि उसका ये बेड नंबर है। जब हमारे पास पेशेंट आएगा, फॉर एग्जांपल रुबीना नाम का पेशेंट आया, तो अली नाम का पेशेंट हमारे पास आया, तो हम उसको लेबल करेंगे कि ये अली बेड नंबर 3 है इसका, या बेड नंबर 5। हमने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेड नंबर दे दिया। दूसरी चीज जो हमने फाइल दी उसके ऊपर फाइल नंबर दे दिया कि ये पेशेंट जो है इस बेड नंबर इसका ये होगा, फाइल नंबर ये होगा, और पेशेंट का नेम, साथ में पेशेंट के फादर का नेम, अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड का नेम भी हो सकता है। ये पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है, क्योंकि एक ही जो है नेम के 3-3 4-4 पेशेंट एक वार्ड में आ जाते हैं। हाँ जी, मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊं बेटा कि मेरे आज तो 2 लेक्चर हैं, दोनों लेक्चरों के दरमियान में गनीउल्लाह का लेक्चर आ रहा, माइक्रोबायोलॉजी का। तो गनीउल्लाह जो है वो 11 से 12 तक लेक्चर लेगा, और ये दोनों लेक्चर मैं अपने
अभी इकट्ठे कर लिए कमिटमेंट करके गनीउल्लाह से। इज इट क्लियर? अभी 2 घंटे मैं इकट्ठे आप लोगों को पढ़ाऊंगी और आपकी ब्रेक जो है वो मे बी मैं 10 मिनट दरमियान में ले लूं और 10 मिनट में लास्ट पे, क्योंकि मुझे जो है अपनी बेटी के टेस्ट करवाने, साथ में अपने भी टेस्ट करवाने, तो मुझे 10:30 का टाइम मिला हुआ है। तो 10:30 की बजाय मैं थोड़ा सा आगे टाइम ले जाऊंगी क्योंकि मुझे आपका लेक्चर लेना है, तो इसलिए मैंने लेक्चर एक्सचेंज भी किया है। और दूसरा जो है हमें जो है एक्सचेंज करने के साथ साथ हमें खुद जो है टाइम मिल जाता है बाद में, जैसे 11 बजे तक मेरे लेक्चर खत्म हो जाएंगे। आज तो मैंने टेस्ट करवाने, ये मसला है। और नेक्स्ट जो है वो हमें इकट्ठा आगे टाइम मिल जाता है आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर बनाने के लिए और नेक्स्ट टेस्ट बनाने के लिए। आप तो आराम से जो है सुन रहे हो ना हमारी बातें। हमें जो है आज मैं पढ़ा रही हूँ और मुझे कल की फिक्र होती है कि कल 2 घंटे जो मैं मुझे बोलना है वो मुझे एक्यूरेट अपनी जो है स्लाइड्स अपडेट करनी है। वो हम रात 4-4 6-6 घंटे लगा के अपनी स्लाइड्स को अपडेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है हमें वो भी टाइम मिल जाएगा इकट्ठा। इसलिए जो है हम लेक्चर एक्सचेंज कर लिया करेंगे आज भी और नेक्स्ट भी। जी, मेरी बेटी जो है रिकवरी की तरफ आ रही है। रोशना पूछ रही है, रोशना भी पूछ रही है और अलीजा भी पूछ रही है। मेरी बेटी की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है। संडे को उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं कल सारा दिन जहाँ मेरा रोते हुए गुजरा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो कल जब मैं वापस गई हूँ तो मेरी बेटी काफ़ी ठीक थी, उसने खाया भी है, बल्कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी कल उसने अपनी ली हैं। लेकिन मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा कि मैं फ्रेश नहीं हूँ, मैं इन डेज में फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि मैं रात जागती हूँ उसके साथ। अगर वो ठीक भी होती है तो 2-2 घंटे के बाद मुझे उसको कुछ ना कुछ फ्लूइड देना होता है और 2-2 घंटे के बाद चेक करना होता है, क्योंकि इस टाइप के पेशेंट जो है एकदम जो है वो उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ चले जाते हैं, रेस्पिरेशन उनकी खराब होती है। आप लोगों को भी इन चीज़ों का पता है। तो हम बार बार उस वो हाँ, मुझे कहती है मम्मा मैं ठीक है, आप परेशान ना हो, आप सो जाए। तो माँ को कैसे नींद आती है, मैं फिर भी जागती रहती हूँ और मैं उसको उठ के चेक कर रही होती हूँ कि सोई हुई उसका सांस नॉर्मल आ रहा है या जो खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी ठीक है। सुबह भी आई हूँ तो मैं उसको मिल्क शेक और यखनी वगैरह पलवा के आई हूँ, मेडिसिन दे के आई हूँ। ठीक है। तो आप लोगों ने कंटिन्यूसली मेरी बेटी के लिए और हमारी फैमिली के लिए दुआ करनी है। ओके जी। लेक्चर मेरा कंटिन्यू है। क्विकली असेस द पेशेंट जनरल कंडीशन, receive patient into an already prepared bed depending on the condition। ये बात हो गई है कि पेशेंट को बेड जो है वो हमने अकॉर्डिंग सिचुएशन देना है उनको। और दूसरी चीज जो है क्विकली असेस द पेशेंट जनरल कंडीशन, उसकी जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी के अलावा भी हमारे पास नॉर्मल में पेशेंट आए तो हम फौरन उसकी हेड टू टो जो है जनरल कंडीशन देखते हैं। हमें एकदम से उसकी जनरल कंडीशन देखने से पता चल जाएगा कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है इमरजेंसी में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इमरजेंसी जो है हमारी टीम इमरजेंसी जो है प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी। पेशेंट इज चेंज इनटू बेड क्लॉथिंग इफ पॉसिबल। ये दोबारा स्लाइड आ गई है जी। प्राइवेसी चेकिंग वाइटल साइंस, हाँ ठीक है, प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है फिर हमने पेशेंट को। एंड पेशेंट इज assessed that checking of vital signs, observation, examination, general appearance, skin for abnormalities, pain, breathing pattern, complaints, general reaction of the patient, level of conscious or unconsciousness। जी थैंक यू अक्सा। आप जो है मेरे लिए जो है आप दुआ लिखी है, प्रेयर लिखी है, मैं तो अल्लाह ताला कबूल करे। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ, तो एडमिशन प्रोसीजर में जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है तो हमने उसको इस तरह के पेशेंट को जो इमरजेंसी में आता है प्राइवेसी देनी होती है। एक तो मैंने बताया कि वैसे ही ब्लॉक बनाए होते हैं डिपार्टमेंट के इमरजेंसी में, एक तो वो प्राइवेसी होती है, लेकिन जो अलहदा ब्लॉक होते हैं उसमें पेशेंट जो है वो वार्ड की तरह पड़े होते हैं।
तो वार्ड की तरह जो पड़े होते हैं उनमें जो है कर्टन किए होते हैं एक एक बेड पे, ठीक है, एक एक बेड को प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हर पेशेंट को दूसरे से अलग रखना होता है, क्योंकि हर किसी की कंडीशन एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही होती। और जब हमने पेशेंट को रिसेसिटेट करना है, इमरजेंसी में चीज़ें देनी है, पेशेंट को हमने एम्बो बैग लगाना है, तो या हमने जैसे वेनिसेक्शन करनी है, सक्शन करनी है, तो वो हमने दूसरे पेशेंट के सामने नहीं करना होती। इसमें जब प्राइवेसी हम देते हैं, एक तो हमें खुद भी डॉक्टर और नर्सिस कंफर्ट होते हैं और पेशेंट भी कंफर्ट होता है, हम इजीली अपना काम कर लेते हैं। तो उसमें हम प्राइवेसी देने के साथ साथ हम उसके वाइटल साइंस के साथ साथ हम उसकी ऑब्जर्वेशन एग्जामिनेशन भी कर रहे होते हैं, हम उसकी जनरल कंडीशन भी देख रहे होते हैं। जनरल कंडीशन में स्किन एबनॉर्मेलिटी, पेन, ब्रीदिंग पैटर्न, any complaints of the patient, general reaction of the patient and level of consciousness, इसको बोलते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन। किसी भी किस्म की जो है चेंजेस, रिएक्शन, रैशेस, पैचेस, एबनॉर्मेलिटीज, स्किन कलर्स, कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल, लीकेज, ब्लीडिंग, वॉइस ऑफ टोन, ये सारी चीजें जो है ऑब्जर्वेशन में आ रही होती हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। रेलिवेंट हिस्ट्री इज टेकन फ्रॉम पेशेंट और रिलेटिव्स। जो रेलिवेंट हिस्ट्री है वो हमें पेशेंट और उसके रेलिवेंट से लेनी होती है। अगर तो हमारा पेशेंट हिस्ट्री ले सकता है तो दैट्स गुड, अगर पेशेंट हिस्ट्री नहीं ले सकता तो हमें उसके रेलिवेंट से लेनी होती है। सॉरी जी, फिर इंश्योर कंसेंट फॉर्म इज साइन। कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन करना हमें पेशेंट का, ये कभी भी भूलना नहीं होता कि हमने कंसेंट फॉर्म, जो हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में जो आता है या सर्जरी के लिए पेशेंट जाता है, तो उसके लिए कंसेंट फॉर्म जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी है हर प्रोसीजर के लिए। जो ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट डैमेज हो सकता है, जिसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो अदरवाइज जो है पेशेंट जो है कोर्ट कंटेम्प्ट कर देते हैं हमारे पे। तो इसलिए जो है ये जो कंसेंट फॉर्म हमारी फाइल के अंदर मस्ट लगा होता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नर्स की। उसने कंसेंट लेनी है तो अगर उसने कंसेंट पेशेंट से नहीं ली, तो अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, आपको पता कि आए दिन कितने इश्यूज होते हैं। जी, पेशेंट जो है वैल्यूएबल आर टेकन केयर ऑफ इफ नेसेसरी। पेशेंट जो है, इसकी मैंने कल भी बात बताई थी कि जैसे हम बता रहे हैं कि वैल्यू बिलीफ पैटर्न का मैंने कल भी बताया था ना कि वो आपको पढ़ाना है। उसके अकॉर्डिंगली हर जो है इंडिविजुअल की अपनी वैल्यू होती है, हर डॉक्टर की अपनी वैल्यू होती है, हर नर्स की अपनी वैल्यू होती है और हर पेशेंट की अपनी वैल्यू होती है। और वो वैल्यू कहाँ से होती है? वो उसकी एबिलिटी से, उसके एटीट्यूड से, उसकी एजुकेशन से, उसकी प्रोनाउंसिएशन से और उसकी जो है उसका बिहेवियर पेशेंट के साथ क्या था, उसकी जो है केयर से। अगर वो नर्स है तो वो जो है वैल्यू, अगर हम पेशेंट से पूछे कि नर्स की क्या वैल्यू है, तो पेशेंट के ने नर्स की वैल्यू कैसे कर दी है कि वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत एजुकेटेड है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो बहुत पंक्चुअल है, वो बहुत जो है गुड अपीयरेंस है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है एक पेशेंट और उसके रिलेटिव नर्स या डॉक्टर की वैल्यू इस अकॉर्डिंग टू जो है इन चीजों से करते हैं। अब पेशेंट की वैल्यू जो है वो हम निकाल रहे होते हैं। पेशेंट की वैल्यू उसकी हमने जो अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंगली लगानी है। हमें पेशेंट के एटीट्यूड से कोई गर्ज नहीं है, हमें पेशेंट की एजुकेशन से कोई गर्ज नहीं है, हमें पेशेंट की प्रॉपर्टी से कोई गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है तो अपने उस पेशेंट की डिजीज और उस पेशेंट की नीड से है।
हमने पेशेंट की वैल्यू लगानी है कि हमारे पेशेंट को रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, हमारे पेशेंट को कार्डियक मसाज की ज़रूरत है, हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे पेशेंट को आईवी लाइन की ज़रूरत है। ये हमारे पेशेंट की वैल्यू हमारे सामने होगी, ठीक है। वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होगी। वैसे जो हमने पेशेंट की वैल्यू लगाई वो हमारे पेशेंट की वैल्यू थी, अदरवाइज हम उसकी इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे उसकी वैल्यू देखेंगे तो वो चेंज होगी। तो इसलिए हम अपने पेशेंट की वैल्यू जो है आर टेकन केयर ऑफ इफ नेसेसरी, और जो नेसेसरी उसकी केयर बनती होगी अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू हमने वो केयर देनी होगी उसकी। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स। अब ये जो नेशनल हेल्थ स्कीम इंश्योरेंस है इसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो पेशेंट और उसके रिलेटिव को हमें क्लियर कर देना होगा। वो क्या है? पेशेंट रिलेटिव्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट दी विजिटिंग आवर्स, जो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। पेशेंट के रिलेटिव 10-10 जमा होके आ जाते हैं और हमें जो है जाहिर है जब 10 लोग वहां बैठे होंगे तो डॉक्टर या नर्स हेजिटेट फील करेगा पेशेंट के साथ बात करने से, पेशेंट का प्रोसीजर करने से और पेशेंट के पास जाने से। तो इसलिए हमें पेशेंट को जो है हमारी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली एक हमें प्लान बनाया होता है, उसको हम जो है बजाय आजकल तो हमें कोई आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं, हम उसको विजिटिंग कार्ड दे देते हैं, ठीक है। और उस कार्ड के ऊपर टाइमिंग मौजूद होते हैं। थिंक द पेशेंट नीडेड टू एडमिशन, पेशेंट को एडमिशन के लिए क्या चीजें जरूरत होती हैं वो पेशेंट को हमने क्लियरली बताना है, ना कि पेशेंट जो है बिस्तर उठा उठा के बैग भर भर के चीजें लाए। अगर वो बिस्तर उठा उठा के बैग भर भर के प्लेटें ग्लास और इस तरह वहां एक किचन बना देता है तो उसका चेक एंड बैलेंस किसको करना होगा? नर्स को, ठीक है। वार्ड में पेशेंट को एक्स्ट्रा एक चम्मच, एक ग्लास और एक प्लेट से ज्यादा रखने की का अलाउ नहीं होता। इससे अलावा अगर उसकी लॉकर पे या उसकी जो है बेड साइड पे कोई चीज पड़ी होगी तो वो नर्स उठवा देगी, बड़े बड़े बैग और चीजें जो होंगी वो उठवा देगी, बड़े बड़े बैग जो है वो बिस्तर वगैरह जो है वो नर्स उठवा देगी। इसलिए पेशेंट को ये चीजें पहले ही क्लियर करनी कि उसके विजिटिंग टाइम क्या है, कितने टाइम वो विजिट कर सकता है, कितने मेंबर विजिट कर सकते हैं और उनका मेडिसिन का टाइम क्या होगा और उनको कितनी चीजें लाने का अलाउ है। पेशेंट इज अलाउड सी रिलेटिव एंड BID एंड देन गुड बाय, और पेशेंट को बताना कि कितने टाइम उसको अलाउ किया जाएगा पेशेंट को जो है विजिट करने का उसके विजिटर्स को, और उसके बाद वो गुड बाय कह देंगे। BID मीन 2 टाइम्स अ डे। जी, निम्रा की तरफ से मैसेज है कि अल्लाह ताला आपकी बेटी को जो है ठीक करे। थैंक यू निम्रा जी। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन स्पेसिमन कलेक्टेड एंड टेस्टिंग, अब जैसे ही हम ऐसे पेशेंट का एडमिशन करते हैं तो कलेक्टिंग जो है हमने सैम्पलिंग करनी होती है, ठीक है। ऐसे पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमारे साथ जो है वो लैब टेक्नीशियंस इन्वॉल्व होते हैं। हमें क्या करना, जो प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं उनकी स्लिप्स बनाना होंगी और हमें लैब में फोन करना होगा। लैब से वो जो है लैब टेक्नीशियंस आएगा और जितने भी स्पेसिमन जो है उसके अकॉर्डिंगली वो उसके टेस्ट लेके चला जाएगा। नर्स पेशेंट यूजिंग द नर्सिंग प्रोसेस, अब नर्स पेशेंट जो है नर्सिंग प्रोसेस भी नर्स स्टार्ट कर लेगी। और ये नर्स और पेशेंट इसलिए कहा है कि पेशेंट की जो है कुछ चीजें हमने पेशेंट से पूछनी है ना, और नर्स और पेशेंट जो है उनकी जो है दोनों की डिस्कशन से जो है नर्सिंग केयर प्लान बनेगा। और नर्सिंग केयर प्लान जो है वो बनाने के लिए
कमिट करना पड़ता हमें जो है अपने पेशेंट से। कुछ चीज़ें जो है उसको करने के लिए पेशेंट की रजामंदी ज़रूरी होती है। एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, और जैसे ही हमने इन्वेस्टिगेशंस भेजी हैं, साथ ही मेडिकेशन उसकी स्टार्ट कर दी। अब मेडिकेशन का वर्ड 15 नंबर पे आया है, बट कुछ मेडिकेशंस तो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, जैसे ही हमारे पास पेशेंट आया था, हमने उसकी फाइल भी बनाने से पहले हम उसकी मेडिसिन लगा चुके होते हैं इमरजेंसी में। पेशेंट अब ये यहाँ जो एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, ये रूटीन मेडिकेशन जो उसकी चलनी है, वो हमें उसके मेडिकेशन पेपर पे मेडिसिन लिख के जो प्रिस्क्राइब्ड है हमने अपनी साइड पे उसको लिखनी है। सम टाइम रिटन पेपर होता है, सम टाइम जो है हैंड राइटिंग करनी पड़ती है उस प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन को, और उसके कॉलम बनाए होते हैं मेडिकेशन का, डेट का, टाइम का एंड सिग्नेचर का। तो वहाँ पे वो मेडिकेशन जो है रूटीन में 2 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, 2 आवर्ली, 4 आवर्ली, 3 आवर्ली, जैसे प्रिस्क्रिप्शन होगी। पेशेंट्स नेम एंड particulars are entered into the admission and discharge book, as well as the ward state. Admission is documented in the nurse note. एडमिशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड कर देना है नर्सिंग नोट पे। इस पे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो एडमिशन या डिस्चार्ज है वो नर्स के पास एक एडमिशन रजिस्टर होता है जिस पे वो एंट्री करती है, उसको भी नहीं भूलना। कल भी मैंने इस बात को क्लियर किया था कि जो जिस पे हम एडमिशन करते हैं उसी पे डिस्चार्ज करते हैं, उसी पे रेफर करते हैं। जो कॉलम हमारे पास बने होते हैं, एक तरफ तो हमने डेट, टाइम एंड एडमिशन एंड डिजीज लिख दिया, साथ में जो है सिग्नेचर कर दिया, और जो उसका जो पेशेंट का नेम, बेड नंबर और पेपर नंबर, फाइल नंबर जो है वो लिख के हमने उसको एडमिट कर दिया कि आज हमारा पेशेंट इस डेट पे एडमिट हो गया। उसके बाद अगर पेशेंट हमारा डिस्चार्ज होके जा रहा है तो हमारा नेक्स्ट कॉलम जो है वो डिस्चार्ज का होता है, उसपे भी डेट, टाइम मौजूद होती है, और उसमें हमने लिख देना कि पेशेंट डिस्चार्ज जो है फॉर जो है फलान डेट, ठीक हो गया। अगर पेशेंट रेफर करना पड़े हमें किसी दूसरे हॉस्पिटल में या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसी हॉस्पिटल के, तो हमने वहां डिस्चार्ज की बजाय रेफर टू फलान डिपार्टमेंट एट फलान टाइम, ठीक हो गया। अगर पेशेंट हमारा डेथ कर जाए तो हमने वहां पे डेथ का लिखना है कि डिस्चार्ज की बजाय हमने लिखना पेशेंट एक्सपायर्ड जो है फलान डे, फलान टाइम और एंड फलान डेट, उस कॉलम में जो डिस्चार्ज वाला है। क्योंकि इस तरह के पेशेंट हमारे पास सालों के बाद भी आ जाते हैं, और इस तरह के पेशेंट जो है हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए भी आते हैं, और इस तरह के पेशेंट जो है इलीगल भी सम टाइम होते हैं। तो इसलिए हमने अपनी सेफ्टी के लिए ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़रूरी होती है। द रोल ऑफ द नर्स इन द एडमिशन प्रोसेस। बेटा मैं 10 मिनट की ब्रेक लेना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, तो आप सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक ले लें, ठीक है। 10 मिनट के अभी टाइम हुआ है 59, 9:10 पे आप वापस आ जाएं, ठीक है। सिर्फ मैं 10 मिनट एक पानी का घूंट पी लूँ और थोड़ा सा मैं अपने आप को सेट कर लूँ, ठीक है।
जी, ब्रेक का टाइम बेटा खत्म हो गया। हमने यहाँ से स्टार्ट करना था कि द रोल ऑफ द नर्स इन द एडमिशन प्रोसेस। अब जितना एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बताया कि रूटीन एडमिशन या इलेक्टिव एडमिशन या इमरजेंसी एडमिशन, इस पूरे एडमिशन प्रोसेस में नर्सिस का क्या रोल होगा। मीटिंग द इमीडिएट नीड ऑफ द पेशेंट, फिजिकल एंड इमोशनल। पेशेंट की जितनी भी ज़रूरत होगी वो नर्स को फुलफिल करना होगी इमीडिएटली, चाहे वो फिजिकली है या इमोशनली। फिजिकली मीन जो उसकी केयर बनती है अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज और अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड। और इमोशनली इस तरह के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, रूटीन में आए या पेशेंट जो है इमरजेंसी में आए, इमरजेंसी वाले पेशेंट कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख रहे होते और उनके रिलेटिव भी इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं रखते होते। लेकिन हमें बीइंग अ नर्स जो है अपने आप को, नर्स को खुद को इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा और उनके जो इमोशंस होंगे उनको हमने अब्सॉर्ब करना होगा। ठीक है, उसको ऐसे जो पेशेंट होते हैं या उनके रिलेटिव्स होते हैं, इनको टैक्टफुली हैंडल करना होगा। टैक्टफुली हैंडल करने के लिए उनको जी अच्छा जी करके, या फिर उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हम लोग करते। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो पेशेंट शाउटिंग इसलिए करता है कि हमारे पेशेंट को किसी ने चेक नहीं किया, हमारे पेशेंट को किसी ने हाथ नहीं लगाया या हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, और ये उनकी जो है शाउटिंग या इमोशनली एग्रेसिव होना उनका ज़रूरी बनता है, क्योंकि हम लोग उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे होते। अगर हम उनको ये चीज़ क्लियर कर दें कि अब मैंने उसको चेक किया तो मैं 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद फलान चीज़ चेक करनी है तो वो चेक करूँगी। इस वक्त पेशेंट की कंडीशन जो है वो सेटल डाउन है, या अगर सेटल डाउन नहीं है तो जो जो मेडिसिन बनती है वो पेशेंट को गनवा देते हैं कि हमने वाइटल साइंस कर दिए, हमने आपको मेडिसिन दे दी है, हमने उसको आईवी लाइन मेंटेन कर दी है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस चली गई हैं। इससे पहले अगर हमने इसको मेडिसिन दी तो इसके लिए नुकसानदेह होगा। जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इन्वेस्टिगेशंस हम दोबारा से प्लान करेंगे कि अब उसको क्या देना है। अभी जो रूटीन में मेडिसिन दे रहे हैं वो इतने घंटे के बाद दोबारा देनी है। तो पेशेंट के रिलेटिव्स कभी भी शाउट नहीं करेंगे जब उनको हम अच्छे तरीके से एजुकेट और इंफॉर्मेशन जो है अच्छे तरीके से देंगे। ठीक है, ये किसका रोल है? नर्सिस का। थ्रू असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, नर्सिंग प्रोसेस जो है, नर्सिंग प्रोसेस के लिए जो नर्स ने असेसमेंट स्टार्ट कर देनी है अपनी। इंश्योर पेशेंट इज असाइन टू अप्रोप्रिएट रूम, और पेशेंट को असाइन करके अप्रोप्रिएट रूम में भेजना। ये सारी चीज़ें नर्स ने करनी, डॉक्टर ने सिर्फ आके हिस्ट्री लेनी है पेशेंट को और मेडिसिन लिख के उसने चले जाना। उसने 10 मिनट के लिए आना, पेशेंट को चेक करना, हिस्ट्री लिखनी है, या सम टाइम वो अपने ऑफिस में पेशेंट के रिलेटिव को बुला के तो हिस्ट्री लिख देता है, मेडिसिन लिख देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो नर्स को जो प्रोवाइड करनी होती है। नर्स और पेशेंट का जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज रिलेशन है। इंश्योर पेशेंट, उसको रूम असाइन कर देना है, राइट एडमिशन रिपोर्ट, डे एंड नाइट रिपोर्ट, और पेशेंट की जो रिपोर्ट लिखनी है, जैसे मैंने बताया था ना कि एडमिशन रजिस्टर है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास रिपोर्ट रजिस्टर होता है। जिस नर्स की ड्यूटी है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, वो अपने टाइम की रिपोर्ट लिखती है। उस रिपोर्ट रजिस्टर में लिखेगी टोटल बेड इतने हमारे पास, और उसमें प्रेजेंट पेशेंट इतने हमारे पास, डिस्चार्ज इतने हमारे पास, रेफर इतने हमारे पास, एंड डिस्चार्ज इतने। और उसमें जो पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जैसे डेथ का पेशेंट है तो उसमें डेथ रिपोर्ट भी लिखते हैं। ठीक है, अब उसमें लिख के जाते हैं कि ये पेशेंट जो है फलान टाइम एडमिट हुआ, फलान डिजीज के साथ एडमिट हुआ,
तो अभी उसको फलां मेडिसिन मिल रही थी, अभी हमने इसको रिससिटेट किया, कार्डियक कंप्रेशन किया, इमरजेंसी मेडिसिन क्या दी, रूटीन में मेडिसिन क्या मिल रही थी, अभी जो इसकी डेथ हुई है उसकी काज क्या थी, और उसमें जो है मौजूद डॉक्टर्स की टीम कौन सी थी और जो है नर्सिस कौन सी थी। तो वो रिपोर्ट लिखने के बाद साइन कर देते हैं, अगर डेथ है, अगर रेफर है तो रेफर का। फिर इसी तरह से अगर पेशेंट सीरियस है तो सारे पेशेंट की रिपोर्ट लिखने के बाद सीरियस पेशेंट की रिपोर्ट लिखनी पड़ती है कि फलां नंबर पे फलां नंबर पेशेंट जो है फलां डिजीज के साथ है, उसको जो है कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, पेशेंट वेंट पे है या पेशेंट वेंट पे नहीं है, ऑक्सीजन पे है नहीं ऑक्सीजन पे, इमरजेंसी मेडिसिन कौन सी दी है, रूटीन में कौन सी चल रही है, पेशेंट की कंडीशन जो है वो वेरी सीरियस इन कंडीशन है, उसको जो है 2 आवर्ली 3 आवर्ली उसके वाइटल साइंस लिए जा रहे, जो भी उसकी मैनेजमेंट चल रही होगी वो डिटेल से जो है हम अपने रिपोर्ट रजिस्टर पे लिखते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द नर्स। ये चेक एंड बैलेंस जो है वो क्रिटिकली चेक एंड बैलेंस होता है, जिसके टाइम की रिपोर्ट नहीं होगी उस नर्स की एक तो सैलरी स्टॉप होगी, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन लेटर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन लेटर, सैलरी तो एक साइड पे रह गई, जो उस पे शाउटिंग होगी डॉक्टर्स की तरफ से, जो उसके पे शाउटिंग होगी हेड नर्स की तरफ से, और वो इंक्वायरियां जो है उसके लिए वो रोज इंक्वायरी के लिए जाएगी कि उसने इसको मिस क्यों किया। वो उसके एक एक काम जो है, जितनी चीजें मैं बता रही हैं, नर्स की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे भी जैसे मैंने कंसेंट फॉर्म का लिखा, जैसे मैंने रूम की अलॉटमेंट का लिखा, जैसे मैंने फाइल को मेंटेन करना लिखा, फाइल को बनाने का लिखा, स्टार्ट में पेशेंट को बेड प्रोवाइड करने का लिखा, पेशेंट को मशीनरी, इमरजेंसी ट्रेस, जो भी चीज यूज हो रही है वो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को प्रोवाइड करना। और नर्स ने कहाँ से लेनी है, वो वार्ड के अंदर मौजूद होती है, वो एक रूटीन वर्क और रूटीन में चीजें वहां पड़ी होती है। लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो नर्स ड्यूटी से जा रही है, आने वाली नर्स उससे ओवर में हर चीज चेक एंड बैलेंस में लेती है। वो आप लोगों को तो यही पता है ना, ये सिर्फ ड्यूटी करती हैं और चली जाती हैं। तो जो ड्यूटी पे आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, वो जाने वाली नर्सिस से टोटल इक्विपमेंट का एक हमारे पास जो रजिस्टर मौजूद होता है, जिस पे कहते हैं कि ओवर रजिस्टर है। एक हमारे पास एडमिशन रजिस्टर है, एक हमारे पास रिपोर्ट रजिस्टर है, एक हमारे पास ओवर रजिस्टर है, एक हमारे पास जो है वो इंडेंट रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसपे हम इंडेंट की चीजें मंगवाते हैं। एक हमारे पास एक्सपेंस रजिस्टर होता है, ठीक है, जो चीजें मंगवानी है उस रजिस्टर पे वो इशू करनी है, जो चीजें आई हैं वो उस पे एंटर करनी है, जो चीजें यूज हुई हैं वो चीजें लिखनी है कि फलां चीजें यूज हो गई हैं। फिर जो चीजें रिपोर्ट रजिस्टर पे रिपोर्ट लिखनी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नर्स की है। अब जब एक नर्स आती है तो वो दूसरी से सारे रजिस्टर लेके अकॉर्डिंग टू रजिस्टर पेशेंट पूरे करती है, और अकॉर्डिंग टू रजिस्टर मशीनरी पूरी करती है, अकॉर्डिंग टू रजिस्टर मेडिकेशन पूरी करती है, अकॉर्डिंग टू रजिस्टर इक्विपमेंट जो वार्ड में यूज हो रही है वो पूरे करती है, और वो चेक करती है अपने रोस्टर को कि अकॉर्डिंग टू रोस्टर कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। अब जो नर्सिस वार्ड में मौजूद हैं, उन्होंने काम करवाने के लिए जितने वर्कर्स हैं वो उनके अंडर आते हैं, वो फौरन भाग के देखती है कि स्वीपर मौजूद है आज की डेट में, दूसरा वर्कर जो है वो मौजूद है। अगर स्वीपर या वर्कर ओवर में उसने नहीं लिया कि आज छुट्टी है या एब्सेंट है, तो उसको खुद से चाहे वो सफाई करना पड़े, जैसे मर्जी वो मैनेज करेगी, वो उसी को मैनेज करना होगा जिसने ओवर में ये चीजें पूरी नहीं ली, ठीक है। फिर जो है राइट एडमिशन रिपोर्ट भी हो गया, डे एंड नाइट, इंश्योरिंग कंफर्ट एंड रिड्यूसिंग एंजाइटी ऑफ द पेशेंट एंड रिलेटिव्स।
साथ साथ में हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने पेशेंट को, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पेशेंट है। पेशेंट की भला से हमारे रजिस्टर मेंटेन हो ना हो, हमारी चीजें पूरी हो ना हो, पेशेंट को केयर चाहिए। ठीक है, पेशेंट के सामने हमारी वैल्यू तब होनी है जब हमने उसको प्रॉपर केयर दी, जब पेशेंट की जो है कंफर्ट हुआ पेशेंट, जब पेशेंट की एंजाइटी कम हुई, जब पेशेंट की रिकवरी जो है हो रही होगी। तो इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को किसने इंश्योर करना, नर्स ने। नर्स ने जो है प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन देके, उनकी काउंसलिंग करके, ठीक है, टेक्निकली उनको हैंडल करके, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवा के, ये सारी चीज़ें नर्स करेगी तो पेशेंट और उनके रिलेटिव की एंजाइटी कम होगी। ट्रांसफर ऑफ पेशेंट विद इन हेल्थ केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल। फिर मैंने बताया था कि पेशेंट को हमने ट्रांसफर भी करना है। अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल में दूसरी जगह पे कहीं रेफर कर रहे हैं तो इट इज द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट विद इन दी सेम हेल्थ फैसिलिटी। तो सेम हेल्थ फैसिलिटी के साथ हमने उसको रेफर करना है जी। टाइप्स ट्रांसफर इन जी, एक और आप लोगों को अनाउंस करती चलूं, आज आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो 3 से 4 बजे का टाइम है। आई थिंक अपने रोस्टर में देख लेना आप, उसी टाइम पे मैं सेंड करूंगी, वो स्टार्ट करूंगी आपका टेस्ट। तो उसमें कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का आज का टेस्ट जो है उसमें मैंने एमसीक्यूज दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। आपने एमसीक्यूज जो है जितने भी बुक के नोट्स जो मैं दे रही हूँ, स्लाइड्स, उनको भी रीड करना है और बुक जो है पूरी बुक को भी रीड करना है। इसी तरह से मेरा दूसरा टेस्ट जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो कल होगा। आप रोस्टर देख लेना कि कल कितने बजे होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको रोस्टर सेंड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली होगा। उसमें भी एमसीक्यूज बनाए हैं और उसमें एमसीक्यूज जो है वो मैंने किसी बुक से नहीं लिए, किसी मैंने जो है प्रिपेयर्ड नहीं लिए उनको। उन सारे जो एमसीक्यूज हो मैंने खुद से डेवलप किए। मैंने 3-4 दिन इतनी मेहनत करके पहले ही एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू यूनिट नंबर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर और इसके साथ जो है पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम, इस तरह का दूसरा और तीसरा यूनिट जो है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 और 3 का टेस्ट होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। और ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, इसलिए इनको जब मैंने पढ़ाया था तो पढ़ाया भी इकट्ठा था और इनका टेस्ट भी इकट्ठा है। मैं ये बताती चलूं कि इस जो है यूनिट को, प्राइमरी हेल्थ केयर और हेल्थ केयर सिस्टम जो है, इसको नवीद आलम की बुक से अच्छे से देख लेना। इसमें जितने भी एमसीक्यूज है वो मैंने बना के दिए हैं, जितने भी के जैसे पेशेंट को रेफर करना दूसरे हॉस्पिटल में, एक से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करना तो वो क्यों करना, और पेशेंट पॉपुलेशन कितनी होगी, फॉर एग्जांपल के रूरल हेल्थ सेंटर की जो है पॉपुलेशन कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, इस टाइप की आप लोगों को मैंने बड़े क्लोज जो है हिंट्स दे दिए। तो ये जब आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसके आंसर दे पाओगे। ठीक है, इस जो मैंने जो है एक एक जो है आपकी स्लाइड कह ले या मैंने बुक पकड़ के बुक के अंदर से जो है जाके एक एक चीज को रीड करके तो उसके एमसीक्यूज बनाए। इसलिए आप लोगों ने बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना और डेट्स वगैरह जहां भी जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हुई वो डेट्स देख लेना। ठीक है बेटा। हीरा, आपने लिखा हुआ कि मैडम काइंडली पिक्स दोबारा सेंड कर दीजिएगा। पिक्स किस चीज की आपको सेंड करूं, मुझे समझ नहीं आई कि पिक किस चीज की आपको सेंड करूं। नवीद आलम की बुक की। जी ठीक है। आप अभी मुझे याद भूल जाएगा क्योंकि मैंने लेक्चर के फौरन बाद से ना आप क्लास से कोऑर्डिनेट करो ना, किसी के पास मौजूद होगी नवीद आलम की बुक। ठीक है,
क्लास से कोऑर्डिनेट कर लो, अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे मैसेज दोबारा कर देना। अभी मुझे याद भूल जाना, क्योंकि अभी मैंने फौरन लेक्चर लेके टेस्ट करवाने चले जाना, तो मुझे याद करवा देना। मैं जब दोबारा मेरा मैसेज, आपका मैसेज मुझे मिल जाएगा ना 2 बजे तक, ठीक है, 1-2 बजे मुझे दोबारा याद कराना, तो फिर मैं बुक से पिक बना के आपको दोबारा सेंड कर दूंगी, ठीक है जी। बेटा वैसे भी मैं आप लोगों को ये बताऊं कि नवीद आलम की बुक जो है वो इतनी महंगी नहीं है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि 300 या 500 की है आई थिंक, और ये आपके 4 इयर्स चल रही है जी। जो है ट्रांसफर कैसे करना, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर in when patient is moved from one unit or ward of first admission to a new unit or ward। मैंने बताया था कि जैसे ही पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में एडमिट होता है और इमरजेंसी से जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो हम उस यूनिट में उसको शिफ्ट करते होते हैं जिनका वो होता है। अगर वो सर्जिकल वालों का है तो हम सर्जरी के यूनिट में उसको शिफ्ट करेंगे। अगर वो कार्डियोलॉजी का पेशेंट है तो हम कार्डियक यूनिट में शिफ्ट करेंगे। अगर मेडिकल का पेशेंट है तो हम इमरजेंसी से उस पेशेंट को मेडिकल में शिफ्ट करेंगे। यस हीरा जफर, आपका क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बीटी और नवीद आलम दोनों की बुक्स परचेज करनी है। मैंने आपसे कहा था कि दोनों अगर आप जो है फाइनेंशियली परचेज कर सकते हो इजीली तो दैट्स गुड, ये आपके 4 साल काम आनी है। ये बुक्स ऐसी बुक हैं जो आपके सारे ही सब्जेक्ट को कवर करेंगी, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट को ये बुक्स कवर करती हैं और इसके पूरी बुक नहीं पढ़नी। ये मैंने बताया था आप लोगों को कि नवीद आलम की बुक या जो है बीटी की बुक, बसवंत थापा की बुक, उसमें से आपके चंद एक यूनिट है, आपके सिर्फ 5 यूनिट है, उसमें तो बहुत सारे यूनिट्स है। आपको सिर्फ वही यूनिट आपका उठाना होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे के साथ आप कोऑर्डिनेट करो क्लास पूरी। जिसके पास बीटी की बुक है वो बीटी के पेजेस उनको शिफ्ट कर दे उस यूनिट के, और जिनके पास नवीद आलम की बुक है वो नवीद आलम के बुक की उस यूनिट की पिक बना के सेंड कर दें, ठीक है। अब ये ज्यादा यूनिट नहीं है, उनको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो, उसको आप मोबाइल फोन से भी आप यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर किसी के पास भी नहीं है तो आप मुझे फिर कोई स्टूडेंट मुझे फोन कर दे या मुझे पर्सनल मैसेज कर दे तो मुझे समझ आ जाएगी। अभी जो आप मैसेजेस कर रहे हो मैं मुझे भूल जाना है, क्योंकि मैं इस वक्त मेंटली जो है वो बहुत सीख हूँ कह लें, ठीक है। मैं फटाफट आपको लेक्चर दे रही हूँ, मैंने लेक्चर लेके मेरी पूरी तवज्जो है कि मैं जाके इन्वेस्टिगेशंस करवाऊँ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है वो मुझे अभी खुद नहीं पता कि मैंने क्या करना, कि उसके अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, इन्वेस्टिगेशन करानी है या मेडिकेशन करनी है या फर्दर क्या करना है। तो आपका काम मैं मस्ट कर दूंगी अगर आप लोगों ने मुझे मैसेज दिया कि आपको क्लास में से बुक के ये पेजेस नहीं मिले। क्लास के साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद अगर कोई आप लोगों को सेंड नहीं करता तो दैट्स गुड, फिर मैडम रुबीना हाजिर है, वो आपको जरूर सेंड करेगी, ठीक है। लेकिन ये चीज आप लोगों ने 2 बजे से पहले पहले मुझे मैसेज करके बता देना। उसके बाद मेरी बुक्स जो है कॉलेज में पड़ी होती है, मैं 4 बजे के बाद चली जाऊंगी, तो फिर आप 4 बजे के बाद अगर मैसेज करोगे या 3:30 के बाद मैसेज करोगे तो मैं लॉग करके चली जा चुकी होंगी जी। ट्रांसफर जो पेशेंट को हमने करना है, व्हेन पेशेंट इज मूव फ्रॉम वन यूनिट और अदर वार्ड या न्यू यूनिट में, तो वो मैंने बता दिया कि उसको ट्रांसफर हमने अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन करना कि स्ट्रेचर पे कर रहे हैं या व्हील चेयर पे। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल यूनिट, सर्जिकल यूनिट, इमरजेंसी वार्ड टू मेडिकल और सर्जिकल यूनिट अपडेट ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ये चीज मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। द रिसीविंग वार्ड मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट ट्रांसफर इन बिफोर इट इट इज डन।
अब जो ये चीज है, जब हमने पेशेंट को ट्रांसफर करना होता है इमरजेंसी से वार्ड के अंदर, तो इमरजेंसी नर्स जो है वार्ड में फोन करती है, जिस भी यूनिट का पेशेंट हमने ट्रांसफर करना है उस यूनिट में बताती है कि हमारे पास इतने पेशेंट हैं और इतने पेशेंट हम आपके पास शिफ्ट करने वाले हैं। तो ताकि वो जो है स्टैंड बाय हो जाए उस यूनिट की नर्स और उतने बेड प्रिपेयर कर ले। अगर आप लोगों ने बगैर इन्फॉर्म किए पेशेंट को शिफ्ट किया तो वो नर्स पेशेंट को वापस भिजवा देगी और साइन नहीं करेगी पेशेंट की फाइल पे, और वो फोन करके आप पे शाउटिंग करेगी और आपकी कंप्लेन करेगी कि बिफोर टाइम इन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था और हमारे पास इस टाइप के बेड जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारे पास इक्विपमेंट या मेडिकेशन जो है वो प्रिपेयर नहीं थी। ठीक है, आप लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बिफोर टाइम उनके साथ। दूसरी चीज जो है, आप लोगों ने जब पेशेंट को शिफ्ट करना है तो शिफ्टिंग नोट्स मस्ट डालने। शिफ्टिंग नोट्स आपने फाइल पे डालने हैं कि पेशेंट शिफ्ट फलां फलां वार्ड आफ्टर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ठीक है, या इमरजेंसी मैनेजमेंट। जब पेशेंट को आपने शिफ्टिंग नोट्स डाल के, डॉक्टर ने अपने शिफ्टिंग नोट्स डाल दे, नर्स ने अपने शिफ्टिंग नोट्स डाल दे, ठीक हो गया। जब आपका पेशेंट शिफ्ट दूसरी वार्ड में ट्रांसफर होगा तो उसने कैसे आपका पेशेंट रिसीव करना, वो डॉक्टर नोट्स देखेगी और रिसीव करेगी, वो नर्सिंग नोट्स देखेगी और उस पर रिसीविंग टाइम और रिसीविंग नोट्स लिखेगी। दूसरी चीज, आपने अपना वार्ड जो एडमिशन रजिस्टर था उसके ऊपर आपने पेशेंट जो है रेफर फलां फलां डिपार्टमेंट एंड टाइम लिख देना। जी, स्टेप, इस पे स्टेप्स क्या होंगी? प्रिपेयर अ सूटेबल बेड फॉर टू रिसीव पेशेंट, assemble the necessary equipment depending on the patient condition, that oxygen pressure, suction machine, vital signs tray। ये उस नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने पेशेंट रिसीव करना, वो ये सारी चीजें प्रिपेयर करके रखेगी। रिसीव इनकमिंग पेशेंट, रिलेटिव्स अकम्पनिंग नर्स वार्मली। अब जो अकम्पनिंग नर्स होगी, अब जिसने रिसीव करना वो रिसीव करेगी पेशेंट को, वार्म वेलकम करेगी, बेड देगी, उसके रिलेटिव को रिसीव करेगी एज इट इज, जैसे इमरजेंसी नर्स ने उस पेशेंट को इमरजेंसी में रिसीव किएगा, और नोट्स डालेगी, उसको बेड, लॉकर्स एंड बेंच देगी। अब ये देखें पेशेंट ट्रांसफर कितनी जो है, ये एक ह्यूमैनिटी है ना, ह्यूमैनिटी जो है उसके लिए हमें हर इंडिविजुअल, और चाहे पेशेंट हमारे आगे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, चाहे वो डाकू है, जिस भी वो रेस से है, जिस भी वो जो है मजहब से है, हमें उससे गर्ज नहीं है। हमारा पेशेंट इस तरह से हंसता खेलता होना चाहिए, हमारे पेशेंट की रिकवरी होनी चाहिए, हमारे लिए वो एक पेशेंट है। जैसे आप हमारे सामने सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं, हमें ये गर्ज नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो, हमें ये गर्ज नहीं होती कि आप मुस्लिम हो, हमें ये गर्ज नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, हमें ये है कि हमारे पास एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए और हमें उसे जो है वेल अपडेट करना है अपने नॉलेज से। जो चीजें हमें आ रही होती है वो हम आपको ट्रांसफर करते हैं, जो आप लोगों को हम सिखाते हैं वो नेक्स्ट आप ट्रांसफर करते हो। तो देखो हमारा पेशेंट कितने अच्छे से उसको ट्रांसफर किया जाता है। अब पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए अकॉर्डिंग टू जो है पेशेंट नीड, उसके साथ डॉक्टर भी जा रहा होता है, उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी जा रहा होता है, उसके साथ कार्डियक मॉनिटर भी जा रहा होता है, उसके साथ नर्स भी जा रही होती है, और उसके साथ वार्ड बॉय, पूरी टीम जो है उसको शिफ्ट करके आती है। ये हर पेशेंट को इस तरह पूरी टीम शिफ्ट करने के लिए नहीं जाती, ये उन पेशेंट को इस तरह से शिफ्ट किया जाता है जो हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कार्डियक पेशेंट हो गया, या कोई इस टाइप का पेशेंट जो बहुत, जैसे सीए का पेशेंट हो गया, तो अदरवाइज हमारा जो है वार्ड बॉय जो है, वार्ड अटेंडेंट, वही शिफ्ट कराता है, क्योंकि बाकी आम नॉर्मल में रूटीन पेशेंट होते हैं
उनको ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वार्ड बॉय खुद ही जाके स्ट्रेचर पे आईवी लाइन जो है उसके साथ लगा के तो छोड़ आता है। तो इस तरह के जो रिस्की पेशेंट होते हैं उनको हम वार्म वेलकम करने के लिए आगे रिसीविंग टीम, और हम जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो पूरी टीम हमारी पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए जारी होती है। हेलो जी बेटा, अभी आधा घंटा आप लोग और वेट करो, ठीक है? क्योंकि मेरी जो डॉक्टर से बात हुई थी उस मैम को आज स्टे करा लो घर में, क्योंकि डॉक्टर ने 10:30 बजे के बाद मिलना था मुझे, और मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ। लेक्चर लेने के बाद मुझे वहाँ 11:45 जाके मिलता हूँ आपको 11 बजे। ओके ओके ओके। जो बात करती है ना, यहाँ से फोन में मिलेगा। हाँ मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ कि मैं इस वक्त परेशान हूँ, तो मैं टेस्ट करवाने चाहती वीडियो में आता है हूँ। जी जी कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी। टेक ओवर द ट्रांसफर नोट्स एंड पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम अकाउंटिंग नर्स। जो नर्स उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जा रही है वो पेशेंट की जितनी भी नेसेसरी बिलोंगिंग चीज़ें हैं वो साथ में लेके जाएगी और ट्रांसफ़र नोट्स लिखेगी। फिर अगर हाँ, ये मैं आपको बताती चलूँ, जो पेशेंट को अटेंड कर रही है नर्स, जिसकी ड्यूटी होगी पेशेंट की जो बिलोंगिंग्स मीन की पर्सनल बिलोंगिंग्स मीन, अगर उसकी कोई ज्वेलरी या कोई पर्स या कोई ऐसी चीज़ थी पेशेंट की, तो नर्स रिस्पॉन्सिबल होगी उस यहाँ तक कि उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी होती है ना, तो उसके नेकलेस ब्रेसलेट जो भी एयर रिंग्स वो नर्स उतारती है। नर्स उतार के उसकी विटनेस, अपने साथ जो फेलोज होते हैं उनकी विटनेस, पेशेंट के अटेंडेंट्स की विटनेस लेके तो फिर उनको पेशेंट के अटेंडेंट के हैंड ओवर करती है और उनके सिग्नेचर लेती है रजिस्टर पे, ठीक है? अदरवाइज अगर उसने सिग्नेचर नहीं लिए और उनकी कोई बिलोंगिंग, कोई पर्सनल जो है इस तरह की चीज़ कॉस्टली वाली मिस हो गई, तो वो नर्स को ही ब्लेमिंग करते हैं और नर्स को इसकी भी जो है इंक्वायरी जो है करनी पड़ती है। इतनी इंक्वायरीज लगती है कि कभी किसी ऑफिस में कभी किसी ऑफिस में जारी होती है इंक्वायरियां पूरी करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए हमें वो काम करना ही नहीं। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताती जा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में होती हैं। अगर आपने ट्रांसफ़र नोट्स नहीं लिखे, पर्सनल बिलोंगिंग जो है उनके हैंडेड ओवर नहीं की, अगर हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसकी कोई ज्वेलरी, कोई पर्स हमारे पास मौजूद है, हमने उस दूसरी नर्स को इन रिटर्न में असाइन करके उसके हैंड ओवर करके आने, ठीक है? कंफर्म पेशेंट, समटाइम पेशेंट के अटेंडेंट नहीं होते, इमरजेंसी में रोड साइड एक्सीडेंट हुआ और पेशेंट हमारे पास आ गया, तो उस वक्त इस तरह की चीज़ें जो होती है नर्स के हैंड ओवर होती हैं। कंफर्म पेशेंट आइडेंटिटी विद अकम्पनिंग नर्स। पेशेंट को कंफर्म जो अकम्पनिंग नर्स है जिसने रिसीविंग करना है पेशेंट को, उसको जो है आइडेंटिटी जो है कंप्लीट करवा के आनी कि यही पेशेंट है, इसी डिजीज का है। Ask for clarification on vital issues pertaining to the patient condition from the accompanying nurse। उसके वाइटल साइंस बता के आने कि ये वाइटल साइंस जिसके इस वक्त चल रहे हैं, नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, कब लिए और कब लेने। इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड अदर नर्सिस अराउंड द पेशेंट एंड रिलेटिव्स। और नर्स को इंट्रोड्यूस कराना होता है जो वहाँ मौजूद है अपने आप को, और अराउंड दी पेशेंट एंड रिलेटिव्स, जो जितने भी उसके इर्द गिर्द जो अदर नर्सिस हैं या अटेंडेंट्स है, या जो है जैसे मैंने बताया था कि उसको वॉशरूम का बताना, हर चीज़ जो है उसकी जो है इंफॉर्मेशन नर्स ने पेशेंट को और उसके अटेंडेंट्स को देनी है। Do a quick assessment of the patient condition and need and act accordingly। क्विकली असेसमेंट करनी पेशेंट की कि उसको किस चीज़ की उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट और नीड है, उसके
फौरन वो चीज़ प्रोवाइड करना होगी। एडमिट पेशेंट यूजिंग द नर्सिंग प्रोसेस। अब उसने तो इमरजेंसी वाले ने अपना नर्सिंग प्रोसेस बनाया, यहाँ जो है वो दूसरी नर्स अपना नर्सिंग प्रोसेस बनाएगी। फिर ओरिएंटेट पेशेंट एंड रिलेटिव टू वार्ड एंड इट्स इन्वायरमेंट रूटीन ऑफ द यूनिट ऑफ नेसेसरी और ओरिएंटेशन करानी उस यूनिट की सारी चीज़ों और सारे जो है टीम जो है हेल्थ टीम की। डॉक्यूमेंट टाइम ऑफ पेशेंट अराइवल इन दी नर्स। जब भी जो है अराइवल किया पेशेंट ने उसके टाइम की डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसने अपने रजिस्टर पे, उसके नोट्स लिखने हैं, एडमिशन डेट एंड डिस्चार्ज बुक जो है उस पर लिखने हैं वार्ड स्टेटस, वार्ड के स्टेट के अकॉर्डिंगली जो रजिस्टर उन्होंने बनाया हुआ उसमें। अब ये देखिए ट्रांसफर हो रहा है पेशेंट जो है दूसरी जगह पे, कैसे स्ट्रेचर पे उसको लेके जा रहे हैं। ये उनकी कहाँ से एम्बुलेंस से जो है वो स्ट्रेचर पे ट्रांसफर हो रहा है और स्ट्रेचर से फिर वार्ड में जाएगा। अब कुछ डिपार्टमेंट भी ऐसे होते हैं जो इंटरनली हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है, वो एक से दूसरी जगह पे इतने दूर है जहाँ पे एम्बुलेंस लेके जाना पड़ता है। तो एम्बुलेंस लेके दूसरे डिपार्टमेंट में, जैसे अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है गायनी डिपार्टमेंट में इमरजेंसी से सर्विस हॉस्पिटल में, तो वो इतना दूर है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर बनता है, तो वहाँ से पेशेंट को जो है एम्बुलेंस पे शिफ्ट किया जाएगा। अब एम्बुलेंस पे शिफ्ट करने के लिए पहले पेशेंट को जो है बेड से एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस फिर वहां से एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पे, स्ट्रेचर से फिर जो है बेड पे शिफ्ट होगा वो पेशेंट। बेटा समझ आ रही है ना कैसे शिफ्टिंग हो रही है पेशेंट की? मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। अब जो है ट्रांसफर आउट साइड पे, ये यूनिट टू यूनिट था कि यूनिट टू यूनिट कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर आउट जो है इट कुड बी फ्रॉम यूनिट टू फैसिलिटी। अब स्टेप इसके कौन से, कंफर्म विद रिसीविंग यूनिट, assess patient condition, arrange for accompanying nurse, arrange for appropriate vehicle where applicable। अब ये सारे स्टेप बाय स्टेप जो चीजें जो है कंफर्म एक तो करना विद रिसीविंग यूनिट जो है वो कंफर्म कर लेना कि रिसीव कर लिया, यहाँ से जो रिसीविंग किया, फिर पेशेंट की असेसमेंट करनी कि उसकी कंडीशन क्या। दूसरी चीज जो है अरेंज फॉर अकम्पनिंग नर्स जो है उसका अरेंजमेंट है वहां पे, अरेंज फॉर अप्रोप्रिएट व्हीकल वेयर जो एप्लीकेबल। अब ये सारी चीजें हमें शिफ्ट करने से पहले वहां हमें फोन करना होगा और ये सारी चीजें वहां अरेंज करा के फिर अपना शिफ्ट वहां पेशेंट जो है शिफ्ट करना होगा, ठीक है। बताया था मैंने पहले भी कि हमने जहां पेशेंट शिफ्ट करना है वहां पे फोन करना, दूसरे डिपार्टमेंट में फोन करना है, दूसरे यूनिट में फोन करना है, या जो है दूसरे हॉस्पिटल में फोन करना है। तो हमने ये सारी चीजें कंफर्म करके फिर जो है पेशेंट को शिफ्ट करना होगा। ट्रांसफर पेशेंट कलेक्ट ऑल नेसेसरी डेटा, फिर ऑल नेसेसरी डेटा जो है वो कलेक्ट करना होगा पेशेंट का। एक्सप्लेन रीजन ऑफ ट्रांसफर टू पेशेंट एंड रिलेटिव्स एंड reassure them to reduce anxiety। अब पेशेंट और उसके रिलेटिव जो है वो बहुत परेशान होते हैं कि हमें जो है क्यों जो है शिफ्ट किया जा रहा है, हमें ट्रांसफर क्यों किया जाता है। तो हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है रीजन की कि उसको ट्रांसफर क्यों करना है पेशेंट को और उसके रिलेटिव को, ताकि उनका एंजाइटी प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाए। अदरवाइज पेशेंट ब्लेमिंग करते हैं कि हमें कभी उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्ट करने की कोई ना कोई जो है वो रीजन होती है। समटाइम पेशेंट गलती से सर्जिकल डिपार्टमेंट में आ जाता है जबकि वो सर्जरी का पेशेंट नहीं, यूरोलॉजी का पेशेंट होता है।
तो वहां से जब यूरोलॉजी में शिफ्ट करते हैं तो पेशेंट के रिलेटिव जो है वो आर्ग्यू करते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट क्यों किया जाता है। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये आपका यूनिट नहीं बनता, जो आपकी डिजीज है उसके अकॉर्डिंगली आपको उस यूनिट में शिफ्ट किया जा रहा है। ऑब्टेन रिटर्न कंसेंट फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए रिटर्न कंसेंट लेना होगी। पैक पेशेंट बिलोंगिंग, पेशेंट की जितनी बिलोंगिंग है उसको पैक करके साथ में लेके जाना पड़ेगा, जितनी भी इक्विपमेंट हैं, ठीक है। कलेक्ट पेशेंट मेडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स एंड ट्रांसफर नोट्स, पेशेंट की मेडिकेशन जो भी है उसको भी कलेक्ट करके साथ लेके जाना है। पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस अगर नहीं लेके जाते तो नेक्स्ट वार्ड में जाके पेशेंट बेचारे को बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारी नर्सेज क्या करती हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस का सम टाइम ख्याल नहीं रखती, नेग्लिजेंसी जब हो जाती है तो दूसरी वार्ड में पेशेंट जाके इतना सफ़र होता है, वहां से दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है। रिजल्ट एंड ट्रांसफर नोट्स, जो ट्रांसफर नोट्स लिखे थे उसके हमने वो फाइल और वो ट्रांसफर नोट्स उसमें जो जिस पेज पे लिखे वो मस्ट साथ लेके जाना है। अगर वो नहीं लेके गए, इतनी दूर, इतनी जो है उसकी इक्विपमेंट, इतनी उसकी जो है बिलोंगिंग साथ लेके जाके, मेडिकेशन लेके जाके, इन्वेस्टिगेशन लेके जाके, पेशेंट को इतनी मुश्किल से ट्रांसफर करके इतनी दूर जाके अगर नोट्स फाइल या नोट्स पेज रह गया तो आपका पेशेंट कोई भी रिसीव नहीं करेगा। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। असिस्ट पेशेंट टू ड्रेस अप, अब पेशेंट को ड्रेस अप करके लेके जाना है, जिस तरह के डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हो तो थिएटर के आपने जो है क्लॉथिंग चेंज करके लेके जानी होगी। इसी तरह किसी वार्ड में लेके जा रहे हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में लेके जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो हर जगह के जो है वो क्लॉथिंग चेंज होगी अकॉर्डिंगली पेशेंट कंडीशन या पेशेंट प्रोसीजर, तो वो आपने चेंज करवाने हैं। असिस्ट पेशेंट इनटू व्हील चेयर, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस एंड वेयर एप्लीकेबल, जहाँ जहाँ पेशेंट को असिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, व्हील चेयर की, पेशेंट को स्ट्रेचर की, एम्बुलेंस की और किसी और जो है एप्लीकेबल की, तो आपने वो केयर वो पेशेंट की जो है असिस्ट वहाँ कराना है। जी, हैंडेड ओवर द पेशेंट, हैंड ओवर द पेशेंट या हैंडेड ओवर द पेशेंट नोट्स एंड बिलोंगिंग टू द अकम्पनिंग नर्स, नर्स को जब पेशेंट हमने हैंड ओवर करना है उसके साथ नर्सिंग नोट्स एंड बिलोंगिंग्स जो है वो उसके हैंड ओवर करवा के उसके सिग्नेचर लेके आने। कल को नर्स भी जो है वो कहेगी कि मुझे आप लोगों ने, अगर आप साइन नहीं लोगे उससे तो वो चीज़ अगर गुम हो जाएगी उसकी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो सारी ब्लेमिंग आपके ऊपर करेगी। अगर आपके पास रिटर्न ऑर्डर में उसके असाइन होंगे तो वो कभी भी ये काम नहीं करेगी। एंटर पेशेंट्स नेम इन दी एडमिशन एंड डिस्चार्ज बुक, एडी बुक, एडमिशन एंड डिस्चार्ज बुक, वार्ड, स्टेट एंड नर्सिंग नोट्स, तो आके वहां भी आपने करवा के आनी एंट्री और आके अपने भी एंटर करना कि उसको एडमिट कर दिया है। डिस्चार्ज अकर व्हेन अ पेशेंट लीव द हॉस्पिटल, अब ये जो है स्लाइड थोड़ी सी जो है इस मिस जो है मैंने छुआ हुआ इसको, तो डिस्चार्ज और अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ है डिस्चार्ज और पेशेंट जो है रूम दी हॉस्पिटल, ठीक है। अब जो जब पेशेंट को हमने डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज नोट्स डालते हैं। मेडिकल टीम विद पेशेंट फिट और हिज कंडीशन स्टेबल और ओपन पेशेंट ऑन रिक्वेस्ट। It is important that the patient and relative have proper या prior knowledge of the intended discharge.
डिस्चार्ज हमारा पेशेंट होने जा रहा है। डिस्चार्ज हम 2 कंडीशंस में पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज करने के लिए एक तो पेशेंट हमारा जो घर जा रहा है डिस्चार्ज होके, या तो वो लीव लेके जा रहा है, या पेशेंट हमारा जो है उसकी कंडीशन नॉर्मल हो गई है, तो मेडिकल टीम उसको फिट कर रही है कि ये फिट फॉर दी डिस्चार्ज। तो उसकी जो है फिर उसको डिस्चार्ज स्लिप बना के देती है। दूसरा जो डिस्चार्ज है, हाँ, थैंक यू रचना, डिस्चार्ज पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो ये मुझे समझ आ गई, मैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको बता रही हूँ। तो जब हॉस्पिटल से पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी 3 रीजंस होती हैं। एक तो पेशेंट जो है वो लीव लेके जा रहा, दूसरा पेशेंट फिट होके जो है उसको डिस्चार्ज किया जा रहा, अब वो जो है उसकी कंडीशन नॉर्मल हो गई इसलिए उसको डिस्चार्ज किया। तीसरी चीज जो है पेशेंट ऑन रिक्वेस्ट, पेशेंट हमारा ठीक नहीं हुआ होता, पेशेंट ऑन रिक्वेस्ट जो है वो हमारे से चला जाता है। जब हम डिस्चार्ज स्लिप बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है डिस्चार्ज स्लिप पे ये चीजें मेंशन करते हैं कि पेशेंट ऑन रिक्वेस्ट गया है, ताकि अगर पेशेंट को घर जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर और नर्स will be not responsible because patient go home या went to home her or his own request। ठीक हो गया। तो अगर पेशेंट फिट है तो फिर डॉक्टर और नर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए घर जाके, अगर वो फिट नहीं होगा तो डॉक्टर और नर्स जो है डिस्चार्ज स्लिप पे लिख के भेजेंगे, जो प्रॉपर मेडिसिन जो लिखी है वो प्रॉपर टाइम पे लेनी है। एनी केस ऑफ प्रॉब्लम जो है कम बैक जो है इन हॉस्पिटल फलां फलां रूम नंबर फलां डेट और फलां जो है डे और फलां टाइम पे। तो ये चीजें वो अपनी साइड सेव करके पेशेंट को भिजवाते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट दैट पेशेंट एंड रिलेटिव हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंटेंडेड डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज करते हैं तो प्रॉपर जो है प्रायर नॉलेज जो है वो उनको देते हैं, जो अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट बनता है। कि फॉर एग्जांपल आपको डिस्चार्ज कर दिया है, आपका पेशेंट स्टेबल है, ये मेडिसिन लिखी है, इतने टाइम ये मेडिसिन खानी है, इतने टाइम ये मेडिसिन खानी है, और जो न्यूट्रिशन में जो चीजें स्टॉप करनी है वो स्टॉप करके उसको लिस्ट बना के देनी है, और जो चीजें उसको स्टार्ट करवानी है, जैसे आजकल कोरोना वायरस के लिए जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है फ्लूइड ज्यादा लेना है, यखनी लेना है, ठीक है, गार्गर करने हैं, स्टीम लेना है, ये इस तरह की चीजें, कौवा पीना है, ठीक है, इस तरह की चीजें जो भी पेशेंट को अकॉर्डिंग टू देयर नीड जो डिस्चार्ज करते वक्त प्रिस्क्राइब की है, उनकी लिस्ट जो है वो रीड करके पेशेंट को बताते हैं, पेशेंट को या उसके रिलेटिव्स को। तो फिर हम डिस्चार्ज करके पेशेंट को भिजवाते हैं और उसके डिस्चार्ज नोट्स अपने रजिस्टर में मेंशन करते हैं। It is a process that facilitates the transition of the client from the healthcare institution to the most independent level of care, home or another health facilities. तो ये process, it is a process that facilitate the transition। उस ट्रांजिशन में हमने पेशेंट को भेजना जहां उसको फैसिलिटेशन है। हम सम टाइम पेशेंट को होम में भेज देते हैं, सम टाइम जो है मोस्ट इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ केयर ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं जहां उसको मोस्ट जो है केयर की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू जब हमने पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो ये सारी चीज़ें जो बतानी है कि डिस्चार्ज करके उसको घर में जाना है, डिस्चार्ज करके उसको इंडिपेंडेंट लेवल केयर देनी है, डिस्चार्ज करके उसको किसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना होगा। ये सारी चीजें जो है, जैसे पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं तो उसको फॉर एग्जांपल कोई फिजियोथेरेपी करानी है तो हम उसको लिख के भेजते हैं कि आपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन में जाके अपनी फिजियोथेरेपी करानी है।
इसी तरह अगर हमारे पास सीए का पेशेंट है, जब हम उसको डिस्चार्ज करके भेजते हैं तो हम बताते हैं कि पेशेंट को जो है दोबारा मेडिकेशन के लिए कब और कहाँ जाना है, और पेशेंट को रेडिएशन के लिए प्रिस्क्राइब चार्ट करके भेजते हैं कि रेडिएशन के लिए जो है वो किस इंस्टीट्यूशन में उसने जाना है, क्योंकि वो वार्ड में रेडिएशंस नहीं लगनी। तो ये चीज़ें जो है डिस्चार्ज प्लानिंग में हमने प्लान करके पेशेंट को बता के भेजना थी। Overall goals of discharge planning is to provide the most appropriate level and quality of care without all stages of the client illness to ensure adequate continuity of the care. जो जितने भी गोल हैं डिस्चार्ज के उनकी प्लानिंग करनी, फिर उसके जो है अकॉर्डिंग टू दैट अप्रोप्रिएट चीज़ें जो है उसकी प्रोवाइड करनी है, और ये कंटिन्यूटी केयर के लिए उनको हमने बता के भेजना। ये जो है डिस्चार्ज प्लानिंग, इस स्लाइड से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। इस वक्त मेरा जो है लेक्चर ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़। ओके, इंशाल्लाह जो है कल मेरा लेक्चर होगा कम्युनिटी हेल्थ का, तो 3 से 4 बजे आज टेस्ट भी होगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।